मित्रों, स्वागत है आपका। आज के सेशन में क्या कवर करेंगे? आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16 और 17। ठीक है, क्या कवर करेंगे आज के सेशन में? इलस्ट्रेशन नंबर 16 और 17। इसके पहले के सेशन में क्या कवर कर दिया था मैंने? इसके पहले के सेशन में मैंने आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है वो बताया था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 2 3 4। फिर हम लोग इस चीज को ये पूरा टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं ये। फिर उसके बाद मैंने बताया था, और उसके बाद बैक क्या होता है, WACC हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में मैंने बातें बताई थी। देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़े थे और हम लोग ने एक बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू पढ़ा था। बुक वैल्यू में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि बुक वैल्यू में हम लोग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसको लेते हैं और उसमें जो वैल्यू दी होती है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एंड मार्केट वैल्यू में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि मार्केट वैल्यू में हम लोग मार्केट में जाके वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ने एक चीज और डिस्कस करी थी कि जब हम बुक वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम और जो भी रिजर्व एंड सरप्लस यानी रिटेन अर्निंग वॉट एवर द थिंग्स जो भी है, हम लोग ये वाले वैल्यूज भी इक्विटी के अंदर ऐड कर देते हैं बुक वैल्यू के टाइम पर। लेकिन जब हम लोग मार्केट वैल्यू फॉलो करते हैं तो मार्केट वैल्यू के टाइम पर जो भी इक्विटी की वैल्यू थी उस इक्विटी की वैल्यू में रिटेन अर्निंग या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम ये दोनों की वैल्यू को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो इक्विटी की वैल्यू है वो इन दोनों के इफेक्ट के साथ आ जाती है। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था। तो यहाँ पे इसके अमाउंट को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। यानी इस टाइम पे आपको बुक्स में जाके नहीं देखना है कि रिटेन अर्निंग, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है और उस अमाउंट को आके इस इक्विटी में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो इक्विटी का अमाउंट आ रहा होता है ये विद इफेक्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ आ रहा होता है जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है। लेकिन जब आप बुक वैल्यू फॉलो करते हो तो बुक वैल्यू में इक्विटी का सिर्फ इक्विटी का ही बुक वैल्यू दिखता है। इसके लिए हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिटेन अर्निंग भी इक्विटी में कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब आगे ध्यान दो। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट निकालना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे दोगे? तो फर्स्ट प्रेफरेंस गो एज पर द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा चल जाना है। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा? अगर मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है तो मार्केट प्राइस पे फ्लोटेशन कॉस्ट निकालेंगे। एंड थर्ड प्रेफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो फेस वैल्यू पे हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट निकालेंगे। चलो, अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन करेंगे। उस इलस्ट्रेशन को करने से पहले ये एक देख लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन स्पेसिफिक नोट्स है बट मैंने इसको लिख दिया सो दैट आपका इलस्ट्रेशन और अच्छे से हो जाए। तो देख लो, इफ क्वेश्चन गिव इंफॉर्मेशन ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग, यानी जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन इक्विटी और रिटेन अर्निंग की दी है एंड आस्क यू, और आपको बोलता है फाइंड आउट WACC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू। तो उसके अंदर ना बुक वैल्यू भी दी होगी, मार्केट वैल्यू भी दी होगी। तो अगर क्वेश्चन में इक्विटी और रिटेन अर्निंग का वैल्यू दिया और वो बोल रहा है आपको फाइंड आउट करना है क्या, WACC बट बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू, तो आपको ये बिलो स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अभी जितने भी स्टेप्स है ना, मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन ओपन करता हूँ, क्वेश्चन रीड करता हूँ। ठीक है, फिर हम स्टेप 1 रीड करेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 2 रीड करेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे, स्टेप 3 रीड करेंगे, स्टेप 3 लिखेंगे, स्टेप 4, स्टेप 5, ऐसे करके पूरा सॉल्व करेंगे। तो साथ ही साथ क्या होगा, हम लोग का इलस्ट्रेशन भी सॉल्व हो जाएगा और ये कंसेप्ट भी सॉल्व हो जाएगा। बट चलो, बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ। स्टेप 1 में आप फाइंड आउट करोगे अमाउंट ऑफ कैपिटल सोर्स बाय यूजिंग बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, इक्विटी में कितना पैसा है, रिटेन अर्निंग में कितना पैसा है, बुक वैल्यू के हिसाब से। तो स्टेप नंबर 1 में आप वो फाइंड आउट करोगे। स्टेप नंबर 2 में आप फाइंड आउट करोगे रेशियो ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग एंड द वेट्स ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। स्टेप नंबर 2 में आप ये फाइंड आउट करोगे कि 100% में से कितना वेट्स इक्विटी का है, कितना रिटेन अर्निंग का, और रेशियो क्या है, वो रेशियो भी आप फाइंड आउट करोगे। फिर स्टेप नंबर 3 में आप मार्केट वैल्यू निकालोगे इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। तो मैंने बताया था कि जब मार्केट वैल्यू आप फॉलो करते हो तो इक्विटी के अंदर ऑलरेडी रिटेन अर्निंग ये सब इंक्लूड होता है। जो भी मार्केट में वैल्यू आएगा वो वैल्यू इंक्लूडिंग है रिटेन अर्निंग के साथ और जो भी अदर सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा उसके साथ। तो यहाँ पे देख लो वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी कर देना। देन स्टेप नंबर 4 में अब आप निकालना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी का स्पेसिफिक वैल्यू निकालना और रिटेन अर्निंग का भी स्पेसिफिक वैल्यू निकालना। वो आएगा जो भी स्टेप 3 की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना रेशियो ऑफ इक्विटी से, जो बुक वैल्यू की रेशियो निकाली थी हम लोग ने स्टेप नंबर 2 में उससे, एंड रिटेन अर्निंग का रेशियो रिटेन अर्निंग से मल्टीप्लाई करना। एंड लास्ट में आप निकाल देना कैलकुलेट WACC बाय मेकिंग टेबल। तो मेकिंग टेबल में जब आप यहाँ पे वैल्यू लेते हो ना, अमाउंट सेकेंड वाला जो कॉलम होता है, ये वाला कॉलम, अमाउंट वाला कॉलम, यहाँ पे आप स्टेप नंबर 4 का अमाउंट लोगे,
स्टेप नंबर 4 का जो अमाउंट आएगा वो लेंगे और WACC निकाल देंगे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो यार आपका इलस्ट्रेशन नंबर 16 कॉपी कर लेता हूं मैं इसको। न्यू पेज, चलो अब ये इलस्ट्रेशन देख लो एक बार मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। या फिर आप साथ में जाना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके, वो तो आपको सबको पता ही है कि आप चल रहे हो, वीडियो पॉज किया, लिखा, सॉल्व किया, फिर साथ में चलो, जैसा भी आपको लगे वो देख लेना। बट एक बार देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये जो क्वेश्चन है इट इज रिगार्डिंग WACC, ठीक है। तो साइड बाय साइड हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के क्वेश्चन का टाइप क्या है वो भी लिख देंगे। सो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी इज 10.41%, यानी हम लोग का KE कितना है 10.41%, while the cost of retained earning is 10% और KR कितना है 10%, यानी cost of retained earning is 10%. There are 50,000 equity share of ₹10 each. अब ये जो 50,000 इक्विटी शेयर है ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है कि 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है जो कि 10 ईच है। ये 10 क्या है सर, ये 10 इज नथिंग बट योर फेस वैल्यू, ठीक है। और ये 50,000 क्या है सर, ये 50,000 है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। समझा यहाँ तक। अब आगे देखो, एंड रिटेन अर्निंग ऑफ 15 लाख, तो रिटेन अर्निंग की अमाउंट ये लोग ने डायरेक्ट बता दी कि रिटेन अर्निंग का अमाउंट जो है वो है 15 लाख रुपीज। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 50। अब इन लोगों ने मार्केट प्राइस दे दी कि मार्केट में जो प्राइस है इक्विटी शेयर की दैट इज MPS ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट ₹50, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट करना है WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू वेट्स का यूज करके हमें निकालना है WACC। तो सेम जो मैंने कंसेप्ट में लिखा था उसके रिगार्डिंग ये है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। और लास्ट में ये भी बोल दिया है इफ देयर आर नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगर कोई भी अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पे पिक्चर में नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। समझ गया आपको, तो देख लो एक बार क्वेश्चन पढ़ो ध्यान देना। क्वेश्चन हो गया, अब लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में क्या बोला है यहाँ पे कंसेप्ट नोट्स में, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल सोर्स बाय यूजिंग बुक वैल्यू। तो देखेंगे इक्विटी का कितना पैसा है, रिटेन अर्निंग का कितना पैसा है बुक वैल्यू के हिसाब से। तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ तक पता चल चुका है, एक तो हमारे पास इक्विटी है, दूसरा हमारे पास रिटेन अर्निंग है, यह है सोर्स। अब कैपिटल कितना है वो देख लेते हैं। कैपिटल में रिटेन अर्निंग का तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन में कितना है 15 लाख रुपीज। तो रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट द 15 लाख रुपीज दिस अमाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 लाख। एंड इक्विटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हमें पता है कि प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कितना 50,000, उसका फेस वैल्यू कितना है 10, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, योर आंसर इज नॉट 50 लाख, योर आंसर इज 5 लाख रुपीज। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 लाख रुपीज। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो मिल गया। रिटेन अर्निंग का अमाउंट कितना है 15 लाख, इक्विटी का अमाउंट कितना है 5 लाख रुपीज, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 बोल रहा है, इसको भी ना ब्लैक कर लेते हैं, रेड वन इज आई थिंक मोर क्लियर है, हाँ ठीक है। सॉल्व करते हैं।
स्टेप 1 हो गया, समझ में आ गया चीजें। चलो स्टेप 2 देखते हैं, स्टेप 2 में क्या बोल रहा है। स्टेप 2 इज ऑल अबाउट, अब आपको स्टेप 2 करना है, तो स्टेप 2 में फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग एंड द वेट्स ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। तो वेट्स निकालना है, रेशियो और वेट्स निकालना है, तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, इक्विटी इज टू रिटेन अर्निंग का अमाउंट। इक्विटी का अमाउंट कितना है 5 लाख रुपीज इज टू 15 लाख रुपीज, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1:3, क्योंकि दोनों ही 5 लाख के टेबल में चल जाएंगे। यानी आप इसको 5 लाख से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो मैं बोलूँ कि जो इक्विटी का पार्ट है वो 1:4 है एंड जो रिटेन अर्निंग का पार्ट है वो 3:4 है। ठीक है, यहाँ तक समझा, कुछ नहीं है, हम लोग ने सिर्फ रेशियोज निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरा रेशियोज है, नीचे मैं इसके वेट्स भी निकाल लेता हूँ कि कितने वेट्स है। वेट्स निकालने के लिए क्या करूँगा मैं बोलूँगा 5 लाख अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल, ऐसी वेट्स निकलता था। इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 20 लाख रुपीज़। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम मुझे इक्विटी का मिल जाएगा वेट्स, इक्विटी का वेट्स 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, इसका आंसर आएगा 0.25। और रिटेन अर्निंग का वेट्स निकालूंगा तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, इसका आंसर कितना आएगा 0.75। ठीक है, सॉरी 5 लाख नहीं 15 लाख, 15 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.75। यहाँ तक चीजें समझी, एकदम सिंपल। ठीक है, स्टेप 1 एंड 2 देख लो। स्टेप 1 में आपने क्या किया, सिर्फ सोर्स लिखा, और स्टेप 2 में आपने क्या कर दिया, रेशियोज निकाल दिया और वेट्स निकाल दिया। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 क्या बोलना चाह रहा है, देखो स्टेप 3 बोल रहा है फाइंड आउट करो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग दैट इज नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। अब मैंने बोला था जब आप लोग मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो उसके अंदर रिटेन अर्निंग का इफेक्ट ऑलरेडी दे देते हैं। रिटेन अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी चीजों का इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग सीधा निकालेंगे मार्केट वैल्यू, और ये जो मार्केट वैल्यू होगी, दिस मार्केट वैल्यू इज इंक्लूडिंग बोथ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो ये जो मार्केट वैल्यू होगी ये इंक्लूडिंग बोथ होगी, इंक्लूडिंग बोथ, इंक्लूडिंग इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। कैसे आएगा, सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए मेरे 50,000, तो यहाँ पे लिखूंगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, मार्केट प्राइस दिया था क्वेश्चन में 50 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 25 लाख रुपीज। यही हो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 25 लाख रुपीज आपकी क्या हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर। अब स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 में क्या बोला हमें कैलकुलेट करने के लिए। अब आप मार्केट वैल्यू ऑफ सिर्फ इक्विटी निकालो और मार्केट वैल्यू ऑफ सिर्फ रिटेन अर्निंग निकालो। तो वो कैसे निकालोगे, जो भी स्टेप 3 का वैल्यू आएगा उसको रेशियो ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करना, और जो भी स्टेप 4 का वैल्यू आएगा उसको रेशियो ऑफ रिटेन अर्निंग से मल्टीप्लाई करना। तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। ए पार्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू स्टेप 3 की वैल्यू कितनी आई 25 लाख, 25 लाख मल्टीप्लाई बाय रेशियो कितना था इक्विटी का 1:4, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1:4। इसका आंसर कितना आएगा पता है, इसका आंसर आपका आएगा 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 1:4 डिवाइड बाय दिस इज द आंसर इज 6,25,000। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग, तो वो हो जाएगा 25 लाख, स्टेप 3 का वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, रिटेन अर्निंग का रेशियो कितना है 3:4, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3:4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, और इसको आप लोग सॉल्व करोगे 25 लाख 3:4, तो इसका आंसर आ जाएगा 18,75,000।
तो ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग। अब हम लोग टेबल बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, WACC फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 WACC देख लो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सोर्स, फिर क्या लिखोगे, अमाउंट, फिर क्या लिखोगे, प्रपोर्शन बोल दो या फिर वेट्स बोल दो। अब वेट्स तो हम लोग ने ऊपर निकाले हैं, सर इसका वेट्स निकालेंगे तो क्या ये भी वेट्स सेम ही आएगा क्या, जो वेट्स यहाँ पे आए हमें 0.25 0.7, यस सेम ही आएगा, करके देख लेना। अभी आपको करके दिखा देता हूँ, टेंशन मत लो। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट चीज आपकी कॉस्ट, कि कॉस्ट क्या आ रही है, और वो लिखने के बाद आएगा आपका WACC। ठीक है, तो सोर्स में तो दो ही कैपिटल है, एक आपका इक्विटी है और दूसरा क्या है आपका रिटेन अर्निंग है। ठीक है, अमाउंट कौन सा लेंगे, अब हम लोग जो वैक निकाल रहे हैं वो वैक निकाल रहे हैं हम लोग एज पर मार्केट वैल्यू। ठीक है, वैक कैसे निकाल रहे हैं, एज पर मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम लोग मार्केट वैल्यू लेंगे। मार्केट वैल्यू 6,20,000, 18,75,000, तो यहाँ पे आएगा 6,25,000 एंड 18,75,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रपोर्शन निकालेंगे। तो प्रपोर्शन निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था आपको, कि आप इंडिविजुअल कैपिटल ऊपर लिखना, डिवाइड बाय टोटल कैपिटल करना। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको, यस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले टोटल कर लूं, टोटल कर लेते हैं। आपने किया टोटल, तो 6,25,000 प्लस 18,75,000, इसका आंसर आएगा 25 लाख। ठीक है, अब आप कैलसी लोगे, कैलकुलेटर लो। सबसे पहले हमें किसका निकालना है, रिटेन अर्निंग, इक्विटी का प्रोपोर्शन या वेट्स निकालना है। तो कैलकुलेटर पे लिखा 6,25,000 डिवाइड बाय 25 लाख, सॉल्व करोगे आपका आंसर 0.25 आएगा। यानी यहाँ पे जो आपने लाया ना आंसर, चलो मैं 0.25 इसका लिख देता हूँ पहले, ये आ गया 0.25। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला 18,75,000 डिवाइड बाय 25 लाख, इसका भी आंसर आपका आएगा 0.75। समझा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.25 एंड 0.75, ये सेम चीज यहाँ पे तो भी यहाँ पे भी आ रही है 0.25 0.75, तो सेम ही वेट्स है। सर क्यों ऐसा सेम वेट्स आया, क्योंकि जब हम लोगों ने अमाउंट बांटे ना तो वो सेम प्रपोर्शन में ही बांटा है, इसके लिए। अब यहाँ पे कॉस्ट लिख देंगे, कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.41, योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10.41 एंड रिटेन अर्निंग इज 10%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.41, तो यहाँ पे लिखेंगे 10.41% और यहाँ पे लिखेंगे 10%। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10.41, तो आंसर आपका आएगा पहले का 2.6025%, और उसके बाद 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका आंसर आएगा 7.5%। दोनों को ऐड करेंगे 2.6025 प्लस 7.5, तो आपका आंसर आएगा 10.1025%। ठीक है, ये अप टू 4 डेसिमल हो गया, और आप लिख सकते हो 10.10%, और इसी को डेसिमल में लिख सकते हो 0.10। ठीक है, सर डेसिमल में कैसे किया, अरे 10.10 लिख के डिवाइड बाय 100 कर देना, आंसर यही आएगा 0.101 आएगा। अब देखो 0.101 लिखो, इस चीज को आप 0.101 लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, 1 जब डेसिमल चालू होता है ना तो किसी डिजिट के बाद आप 0 लिखोगे या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिजिट के पहले अगर ये 1 के पहले 0 आ रहा है, डिजिट के बाद 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिजिट के पहले अगर 0 आ रहा है तो वो 0 लिखना, उस 0 को मत इग्नोर करना, तो फिर एग्जामिनर आपको इग्नोर कर देगा। ठीक है, समझा यहाँ तक। अब आगे देखें, तो आंसर है आपका 10.10%। आंसर देख लेते हैं कि मटेरियल में कितना आंसर है, यस आंसर इज मैच्ड 0.1010, जो देखो मैंने यहाँ पे लाया ना 0.1010 दिख रहा है 0.1010, तो ये आपका आंसर है। और इसी तरह आपको एग्जाम में ना 3-4 आंसर दे देने हैं, जो आंसर मैच हो एग्जामिनर को बोलेगा जो आपको चाहिए आंसर वो आपको ले लो और हमें मार्क्स दे दो, टेंशन खत्म। तो फुल में भी करो, परसेंटेज में भी करो, डेसिमल में भी करो, सब में करके दे दो, टेंशन ही नहीं, एकदम बिंदास। ठीक है, समझ गया, एकदम मक्खन तरीके से। आगे बढ़े,
चलो एक बार आपको इसका सॉल्यूशन देखना तो आप देख सकते हो, देख लो ये क्वेश्चन है स्टेप 1, ठीक है, स्टेप नंबर 2, 2, 3, 4 एंड दिस इज द 5th स्टेप। इस पूरे 5 स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मटेरियल देखोगे इलस्ट्रेशन तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे किया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने इस चीज को आपके लिए मस्त बना दिया अच्छे से। चलो तो 20 मिनट्स लगे समवेयर अराउंड और आपका ये हो चुका है। पानी पी लो, मैं भी पीता हूँ। क्या मेरा क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग का नेक्स्ट, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर अब करेंगे हम एकदम मजे से, इलस्ट्रेशन नंबर 17 और जो आपका एलडीआर भी है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 भूल के भी मत छोड़ना एग्जाम में जब आप रिवीजन फेज में हो। अगर इलस्ट्रेशन नंबर 17 को छोड़ा मतलब आप बहुत रिस्क में जा रहे हो। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो, चलो देखेंगे। ये वाले क्वेश्चन के अंदर आपका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ही कवर हो रहा है, ठीक है। तो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखते हैं क्या कहना चाह रहा। ये देखो कितना मस्त बड़ा सा क्वेश्चन है ना, ओहो क्या बात है सर, यस। इसको खींचेंगे ऐसा मस्त स्क्रीनशॉट और अपना सॉल्यूशन नोट्स किधर गया, एक पेज तो यही ले लेगा ना। चलो यहाँ पे मैंने पुटअप किया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे ताकि पढ़ने को हो, ठीक है। और इसके नीचे भी है कुछ तो लिखा हुआ, इसके नीचे लिखा हुआ क्या है, इसके नीचे लिखा हुआ ये वाला कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, ओके। अच्छा यस, एक पेज का तो बुक इसी ने ले लिया। ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन एकदम। अब ये क्वेश्चन ना मेरे साथ साथ अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है, एकदम हौले हौले तरीके से, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेंगे यहाँ पे, पहले तो अच्छे से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 17, कैलकुलेट द WACC यूजिंग द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग, पहला बोला बुक वैल्यू वेट्स। क्वेश्चन बड़ा करो ना सर, कर दिया, अब दिख रहा है। चलो ये बोल रहा है कैलकुलेट करना है WACC बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, नीचे जो भी डेटा दिया उसका यूज करके, पहला बुक वैल्यू वेट्स, दूसरा मार्केट वैल्यू वेट्स। तो जब बुक वैल्यू, एक बार हमको ये WACC निकालना है बुक वैल्यू यूज करके, और एक बार WACC निकालना है मार्केट वैल्यू यूज करके। अब देखो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज अंडर, तो ये बता रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की ऐसे ऐसे नीचे दी हुई है। पहला डिबेंचर, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है बुक वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन किसके हिसाब से है, बुक वैल्यू के हिसाब से। तो डिबेंचर बोल रहे हैं 100 रुपीज पर डिबेंचर, 5 लाख रुपीज डिबेंचर का अमाउंट है, प्रेफरेंस शेयर का 5 लाख रुपीज अमाउंट है, और इक्विटी शेयर का 10 लाख रुपीज अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं द मार्केट प्राइस ऑफ दिस सिक्योरिटीज, अब इसकी मार्केट प्राइस डिबेंचर की मार्केट में 105 रुपए 105 है, प्रेफरेंस शेयर 1110 पे ट्रेड हो रहा है, और इक्विटी शेयर 24 पर इक्विटी शेयर पे ट्रेड हो रहा है। यानी सिंपल है, ये सबकी पर प्राइस दी हुई है, देखो मतलब पर
डिबेंचर, पर प्रेफरेंशियल, पर इक्विटी की प्राइस ये दी है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दी है इट इज नथिंग बट योर मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब कुछ ना इन्फॉर्मेशन दी होगी। ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, ठीक है, 10% कूपन रेट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट और 10 ईयर की मेच्योरिटी। सर ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है, सिंपल है ना, आप लोग जब WACC निकालते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया सोर्स, यहाँ पे लिख दिया अमाउंट, प्रोपोर्शन तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कॉस्ट भी तो पता होना चाहिए ना। अब इस क्वेश्चन में ना कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, ये जो इलस्ट्रेशन है आपका, इस इलस्ट्रेशन के अंदर इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल के कहीं पे दिया नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इंडिविजुअल कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल क्या है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या है। अब आएगा असली मजा। तो जिन लोगों ने पहले का प्रेफरेंशियल इक्विटी कॉस्ट निकालना नहीं सिखाना, उसको ये इलस्ट्रेशन समझेगा ही नहीं, पूरा ऐसा बाउंसर जाएगा ऐसे उड़ के। तो जिन लोगों ने पढ़ा है उसको समझेगा, जिन लोगों ने इसको नहीं देखा उसको कुछ नहीं समझेगा। तो जो नहीं देखे वो इलस्ट्रेशन नंबर 17 नहीं समझ पाएंगे, तो कृपया करके अपना समय यहाँ पे बर्बाद मत करना। देखना है तो देख सकते हो, समझ गया तो वेल एंड गुड करके, बट डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है। तो ये जो चीज़ है ये मार्केट वैल्यू है, ये जो चीज़ है ये है बुक वैल्यू। अब आगे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग दी है, ये इन्फॉर्मेशन दिया है इन्होंने डिबेंचर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सेकंड, ₹100 पर प्रेफरेंशियल रिडीमेबल एट पार एंड 5% कूपन रेट, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 10 ईयर मेच्योरिटी। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने ये दिए हैं प्रेफरेंशियल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं तो क्लियर दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर हैज, अभी बता रहा है जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर हैज, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर हैज ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस कितना है 24 पर शेयर। तो इसका इक्विटी शेयर का भी फ्लोटेशन कॉस्ट दे दिया और मार्केट प्राइस दे दिया ₹24 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹1। तो जो अगले साल का एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपका होगा वो ₹1 का होगा और जो एनुअल ग्रोथ है वो 5% है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया है, ये इन्फॉर्मेशन दिया है आपको एंड द फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो सारा का सारा डिविडेंड वो दे देती है, तो यहाँ पे कोई भी रिटेन अर्निंग नहीं बचेगा। जितना फर्म अर्न करती है वो सारा डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड के फॉर्म में वापस दे देती है। तो यहाँ पे कोई भी रिटेन अर्निंग नहीं होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए दिया है, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए दिया है एंड ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के लिए दिया है, ठीक है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे केडी, फिर केपी और फिर केई, कॉस्ट निकालेंगे, फिर हमको वेट्स कॉस्ट निकालेंगे, सोर्सेस तो पता ही है कितना किसका अमाउंट है, और WACC निकाल देंगे। अब देखो क्वेश्चन ने आगे एक बहुत अच्छा गेम खेला। क्वेश्चन ने बोला है कि कॉर्पोरेट का टैक्स रेट है 30%, ठीक है, टैक्स रेट 30%। ये सर ये कहाँ पे काम आएगा 30% टैक्स रेट, अरे ये आएगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जब आप कैलकुलेट करोगे। फिर बोल रहा है यूज करो YTM मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंशियल। लो अब अगर आप लोगों ने YTM मेथड भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको नहीं समझेगा ये चीज। तो ये बता रहा है कि अब आप लोग YTM मेथड का यूज करके कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालो और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल निकालो YTM मेथड का यूज करके। सर YTM मेथड क्या होता था, यील्ड टू मैच्योरिटी ऐसे करके चीजें होती है वो देखो। तो चलो एक बार मैं आपको ना डिवेंचर का YTM मेथड दिखा देता हूँ, फिर डिवेंचर पे आ जाएंगे। अरे ये मैं कहाँ इसमें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन एंड अब आगे बढ़ते हैं। देखो जब हम लोग डिबेंचर का YTM पढ़ रहे थे, YTM डिबेंचर के टाइम पे ही आया था, ये रहा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड। हाँ अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना सर्टन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेंडिंग WACC, वो जो मैं करा रहा था ना कि डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, 4 केस सिनारियो बनाए थे इसके प्रीवियस वाले सेशन में, वही था। तो ये चीज हो गया, इसको हटा देते हैं, वो छोड़ो, आपको मैं YTM बता देता हूँ।
कि YTM होता क्या था, सब पहले वो बताओ हमको। ये रहा YTM। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड, यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच होता था। हियर वी यूज IRR, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते थे, IRR यूज कर सकते, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको ट्रायल एंड एरर भी बोलते थे। कैसे सॉल्व करेंगे सर इस टाइप का क्वेश्चन? स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप कैश फ्लो फाइंड आउट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कैश फ्लो, जिसके अंदर इंक्लूड होता है बोथ कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो, कि आउटफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो कितना हो रहा है। तो कैश ईयर 0 में आपका आउटफ्लो होगा, फिर इनफ्लो होगा, इंटरेस्ट आएगा, और जो इंटरेस्ट लेना है वो कैसा लेना है, नेट ऑफ टैक्स लेना है। और यहाँ पे ईयर 0 में क्या लेना है आपको, नेट प्रोसीड लेनी है। अगर यहाँ पे कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट है तो उसको माइनस करेंगे। फिर आपका इनफ्लो आएगा एन ईयर रिडम्पशन, जब आपका खत्म हो जाएगा मैच्योरिटी तो वो टाइम पे रिडम्पशन मिलेगा। या आपने इनफ्लो आउटफ्लो लिया, फिर उसको आप क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू में डालते थे। दो डिस्काउंटिंग रेट यूज करके आप लोग सॉल्व करते थे, हियर यू यूज टू डिस्काउंटिंग रेट, और क्या निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू। फिर आपका एनपीवी आता था, ये एक जगह प्लस आएगा एक जगह माइनस आएगा, और उसको यूज करके स्टेप 3 में आप निकालते थे IRR। तो IRR की जो रेट होती थी, इट इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ दैट थिंग, मतलब डिबेंचर का जो डिबेंचर और ये सारी चीजें होती थी। ठीक है, बता दिया मैंने। मैं सॉल्व करता हूँ ये क्वेश्चन, देखो ध्यान दो अभी सब लोग। कहाँ गया सॉल्यूशन? चलो, तो सबसे पहला हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है हम लोग वैसे ही जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालेंगे, तो सबसे स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 नंबर 1 में हम लोग को फॉलो करना है YTM ना, तो कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो ले लेते हैं। चलो देख लो, ईयर 0, ईयर 0 कितने साल का है डिबेंचर, 10% डिबेंचर है एट पार, 10% कूपन रेट है यानी इंटरेस्ट रेट है, फ्लोट 4% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, और 10 ईयर की मैच्योरिटी। अब क्वेश्चन पढ़ते समय देखो, यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट है, यहाँ पे भी फ्लोटेशन कॉस्ट है। सर ये फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करना है? हाँ, क्वेश्चन में देखो, क्या कहीं पे गिवन ऐसा बोला है कि आपको फेस वैल्यू पे फ्लोटेशन कॉस्ट निकालना है? नहीं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस कैंसिल। सेकंड प्रेफरेंस, क्या क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है क्या? हाँ दिया है। तो यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस पे फ्लोटेशन कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये नोट लिखाया, ये जो नोट है ना आपका, इसलिए लिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आपको इलस्ट्रेशन में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिले। ठीक है, समझा? अब देखो, अब आप यहाँ पे आओगे ईयर 0 में, 10 साल का है ना अपना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर 1 टू लेके 10 हो जाएगा, 10 ईयर्स मेच्योरिटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईयर 1 टू ईयर 10, और उसके बाद ईयर 10 पे आओगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ईयर हो गया। तो इसके साथ हम लोग एक चीज और लिखते थे, वो भी मैं लिख देता हूँ, कैश फ्लो। यहाँ पे आउटफ्लो होगा, यहाँ पे इनफ्लो होगा, और यहाँ पे इनफ्लो होगा। ठीक है, आउटफ्लो, इनफ्लो और इनफ्लो। ईयर 0 में क्या आता था हम लोग का, इनफ्लो, नेट प्रोसीड्स। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे नेट प्रोसीड आप कैलकुलेट करोगे ना, तो क्वेश्चन में देखो इशू प्राइस नहीं दिया, क्वेश्चन में इशू प्राइस दिया गया कहीं पे, सिर्फ यहाँ पे फेस वैल्यू दिया है कि 100 रुपीज पर डिवेंचर इज द फेस वैल्यू। तो ये फेस वैल्यू का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में करेंगे। बट यहाँ पे कहीं पे भी इशू प्राइस नहीं दिया है, तो जो मार्केट की प्राइस है उसको हम लोग समझेंगे ये मार्केट प्राइस है, और इस मार्केट प्राइस में से हम लोग माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, तो हमको मिल जाएगा नेट प्रोफिट। तो हम लोग मार्केट की प्राइस को ही क्या एज्यूम करेंगे, इशू प्राइस एज्यूम करेंगे। सर अभी ये कहाँ से आप लेके आ रहे हो, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सारी चीजें लिखी हुई, ये नोट्स में ना सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप आओगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में, तो मैंने मस्त नोट्स में ही लिखाए हुए हैं ये वाली नोटिंग। नेट प्रोसीड के नोट्स में आओगे ना, देखो यहाँ पे लिखा है, इफ इश्यू प्राइस नॉट गिवन देन अज्यूम इट इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस, लिखा है। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने लिखी है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? देखो, अब तक तो ये नोट्स रिलेवेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जब तक इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन नहीं आता तब तक आपको ये टुकड़े टुकड़ों में मिलेगा। मतलब आपको हर एक वीडियो में जाओगे ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोट्स है, आप क्लिक करोगे उस नोट्स पे पहुंच जाओगे। तो अगर आप सारे वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो आपके पास वो नोट्स रहेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने आए हो तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो पहले की वीडियोस को थोड़ा कवर करो ना फिर आओ। बट अगर आपको देखना है तो यू कैन वॉच इट, ऐसी कोई तकलीफ नहीं। चलो, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चन में कहाँ गया क्वेश्चन, हटा दिया क्या मैंने, ये रहा। तो नेट प्रोसीड मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रोसीड मेरा हो जाएगा, मार्केट में अभी प्राइस कितनी चल रही है 105, तो मैं लिखूंगा 105 रुपए माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 4% का, माइनस 4% ऑफ 105, 105 रुपए का 4% भी मैं निकालूंगा। तो देखो 105 माइनस 105 का 4% निकालेंगे तो आता है 4.2, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 4.2, सो 105 का 4% 4.2, 105 माइनस 4.2, तो आपका आंसर हो जाएगा 100.8, और ये जो 100.8 है ये क्या है आपका नेट प्रोसीड है, ठीक है। नेट प्रोसीड ऐसे ही निकलता था, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब देखो उसके बाद आप लोग लेते थे इंटरेस्ट, अब डिबेंचर है तो डिबेंचर में सेकंड हम लोग क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कैसा लेते थे हम लोग, नेट ऑफ टैक्स लेते थे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस 1 माइनस टी कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे आएगा, 100 रुपीज पर डिवेंचर की फेस वैल्यू है, और उसके बाद उसका कूपन रेट है 10%, तो ये तो मिल जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 10%। जब आप 100 मल्टीप्लाई बाय 10% करोगे 10 रुपीज का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी करते थे, ठीक है। तो टी यहाँ पे क्या है, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 30%, जिसको अगर हम लोग डेसिमल्स में लिखेंगे तो ये 30 डिवाइड बाय 100 एंड फर्दर इट इज 0.3 हो जाएगा, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा 0.3। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.3, तो ये आपका हो जाएगा 0.7, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 रुपीज आपका नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट मिल रहा है। अब हम लोग आएंगे मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बारे में क्या बोला इन्होंने, इट इज रिडीमेबल एट पार। तो क्वेश्चन को पढ़ के ना एकदम अच्छे से देखना कि रिडीम किस पे हो रहा है, इशू किस पे हो रहा है, ये चीज बहुत मायने रखती है क्वेश्चन के टाइप पे। तो रिडीमेबल किस पे हो रहा है, एट पार पे हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एट पार, और पार मतलब 100 रुपीज, तो इसका जो रिडम्पशन वैल्यू है वो है ₹100। समझा यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, कैश आउटफ्लो इन्फ्लो लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा इसका, अब मैं लूंगा टू डिस्काउंटिंग रेट। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, हम लोग निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बाय यूजिंग टू डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो रेट ले लेता हूँ, एक 5% ले लेता हूँ, एक 7% ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा ईयर, फिर आपका आता था कैश फ्लो जिसको मैं CF लिख रहा हूँ, फिर आप निकाल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर। आप यहाँ पे DF भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखो या डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखो। तो मैंने आपको जो लिखा है ना मैं वही लिखा था, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। मैंने क्या लिखा है आपको, DF डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा। चलो तो मैं यहाँ पे भी वही लिख देता हूँ, जो लिखा है मैं वो लिख देता हूँ। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट रेट एक बार 5%, फिर मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू आता है, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 7% और फिर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ईयर लिख देते 0, यहाँ पे 1 to 10 और यहाँ पे 10। कैश फ्लो कितना है 108, तो 108 आपका ईयर 0 का हो गया, फिर 7 इसका हो गया एंड बाद में ₹100 इसका हो गया। अब देखो ईयर 1 का ये माइनस में, ठीक है। ईयर 1 का जो कैश फ्लो होता है, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है ना, इन्वेस्टर पैसा देता है, ये माइनस, बाकी दोनों उनको पैसा मिलेगा प्लस। अब यहाँ पे देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 5%, ईयर 0 का तो 1 ही होगा, वो भी मैंने बताया क्योंकि आज ही के दिन है ना प्रेजेंट वैल्यू, तो आज के दिन का तो जब मैं आज के दिन का 100 रुपया है और मैं बोलूँ आज के दिन इसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपया ही है, तो 1 ही आया उसका वैल्यू, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो 1 आएगा प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग फैक्टर आज के दिन का हमेशा 1 आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 to 10 का लेना है, यानी यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, यानी कैलकुलेटर लोगे, कैलकुलेटर लेके क्या करोगे 1 डिवाइड बाय 1.1, ठीक है, ये किया, फिर आप प्रेस करोगे इक्वल टू, सॉरी 1.1 नहीं आएगा यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर बनेगी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर
फिर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर को लिखना है डेसिमल में, तो अगर 5 को आप डेसिमल में करोगे तो 0.05 आता है, ये होता है 0.05। फिर फर्दर सॉल्व करोगे 1 डिवाइड बाय 1.05, तो आपको कैलसी में प्रेस करना 1 डिवाइड बाय 1.05, आप पहुंच गए फर्स्ट ईयर के फैक्टर पे। तो आपने जैसे इक्वल टू प्रेस किया आप फर्स्ट ईयर के फैक्टर पे पहुंच गए। अब आपको कहाँ पे जाना है, 10th ईयर के फैक्टर पे जाना है, क्योंकि देखो 10th ईयर तक आना, 10th ईयर तक। तो क्या करोगे, आगे इक्वल टू प्रेस करके अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पे 2 टाइम प्रेस करना, तो आप कांस्टेंट में पहुंच जाओगे। अब क्या करोगे, 9 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे आपने 9 टाइम प्रेस किया आपका आंसर आ रहा होगा 0.6139। तो मैं इसको अप टू 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करता हूँ और इसको कर देता हूँ 0.614। तो मुझे 10th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा 0.614, क्या कर दिया इसको मैंने 0.614, तो ये मुझे क्या मिल गया 10th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर। और मैं प्रेस करूंगा जीटी तो मुझे आंसर आएगा 7.723। और ये जो 7.723 है इट इज नथिंग बट माय 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का ग्रैंड टोटल। तो एक बार वापस आपको करके देख लेना है ताकि कोई गलती ना हुई हो। इक्वल टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स और 9 टाइम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, एंड जी टी 7.723। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100.8 आएगा। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 723, इसका आंसर आएगा 54.061 एंड देन 100 मल्टीप्लाई बाय 0.614, इसका आंसर आएगा आपका 60 ठीक है, ध्यान दो, इसका आंसर आएगा 61.4। ठीक है, अब मैं निकालूंगा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 7%। सर ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्या है ये बताओ ना, ये कैसे हमको हम गेस करेंगे क्या एग्जाम में? सिंपल है, जब भी आपको आरआर मेथड बोलेंगे ना एग्जाम से सॉल्व करना है, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग खुद देंगे, खुद बोलेंगे यूज दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर, और आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर का हम लोग वैल्यू भी निकाल के देंगे। तो अगर एग्जामिनर आपको वैल्यू निकाल के देता है ना तो प्लीज यूज दैट वैल्यू, प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स अ सिली मिस्टेक्स एंड इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। आपका पूरा आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि जब उन्होंने वैल्यूज दी है प्लीज यूज दैट वैल्यू और पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। आप लोग क्या करते हो, आधा क्वेश्चन पढ़ते हो और फिर भटक जाते हो, कभी नहीं। घाई घाई में शहनाई नहीं बजाते, अच्छे से बजाते, ठीक है, तब सुर अच्छा निकलता है। ध्यान दो, अभी तो तब अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइड बाई इसको, तो इसको कैसे लिखोगे आप 1 डिवाइड बाई 1.07। ये मैंने फटाक से लिख दिया, कैसे आया सर ये 1 डिवाइड बाई 1.07? चलो वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे 0.07 आएगा, 7% को डेसिमल में लिखोगे तो ये आएगा और इसको प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो आप 1 डिवाइड बाई 1.07 करो, ईयर 1 का फैक्टर आ गया। चलो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, अब मुझे 10th ईयर पे जाना है, तो आप कर दोगे ये सॉल्व इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय फिर 9 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 0.508 और जीटी प्रेस करने पे आंसर आ रहा है 7.024। राउंडिंग ऑफ किया मैंने, ठीक है, वापस करके देख लेता हूँ एक बार। डेसिमल वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं 2 बार करके देख लेना आपको। हाँ 7 पॉइंट, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान रखना, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, इस पीवी को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे नहीं, कैश फ्लो इधर है, इस कैश फ्लो को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो घाई घाई में गलती नहीं करनी है आपको। तो 118 हो गया, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 7.024, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 49.168। फिर आप फर्दर सॉल्व करोगे 0.508, तो ये हो जाएगा 50.80। ये मुझे पता है, इसका आंसर यही आने वाला है। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसको हटाते हैं, डिलीट, देन इसको भी हटाते हैं, डिलीट। अब क्या करेंगे हम, अब हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, NPV, दैट इज नथिंग बट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो 100.8 माइनस करना, 100.8 कैलसी पे लिख के प्लस माइनस वाली वहां पे बटन होती है, उसको प्रेस करना, नहीं तो वो प्लस होते चल जाएगा।
0 पॉइंट प्लस 61.4, एक मिनट, माइनस प्लस 54.061 प्लस 61.40, इसका आंसर मेरा आ रहा है 14.661, ठीक है। एंड दूसरा वाला प्लस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 100.8 माइनस प्लस फिर 49.168 प्लस 50.80, तो इसका आंसर आ रहा है मुझे 0 माइनस 0.832, ठीक है। इसका आंसर आया माइनस 0.832। तो एक बार वापस आपको करके देख लेना है प्रॉपर है कि नहीं। 100.8 प्लस 54.061 प्लस 61.40, ठीक है, ये राइट है। देन 100.8 प्लस 49.168 प्लस 58.8, हाँ ठीक है। तो आपका हमेशा आंसर एक प्लस में आना चाहिए और एक माइनस में आना चाहिए। अब क्या निकालेंगे सर? IRR निकालते, चलो IRR निकालते, IRR बोलते इसको, IRR, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर डिवाइड बाय NPV एट लोअर माइनस NPV एट हायर, ब्रैकेट में हायर रेट माइनस लोअर रेट। सर ये फॉर्मूला आपको याद हो क्या? CA बन गए हैं, इतना याद कर लिए, इतने ये आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन मत, CA इंटर में याद हो जाएगा, CA फाइनल में तो जहन में बैठ जाएगा ये फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। लोअर रेट है आपका 5%, हायर रेट है 7%, ये लिख देना, ये L है ये R है। लोअर रेट 5 प्लस NPV एट लोअर रेट कितना आया 14.661 डिवाइडेड बाय 14.661, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.832 और यहाँ पे आएगा 7 माइनस 5, फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 14.661 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे 14.661 प्लस 0.832, तो ये आंसर हो जाता है आपका 15 हो जा रहा है, 15.493 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ तक समझा। अब आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम में भी याद रखना, पहले ना ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना, इसको इसमें प्लस मत कर देना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे 5 प्लस 14.661.832, ठीक है, तो 14.661 डिवाइडेड बाय 15.493 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आ रहा है 1.89, मैंने अप टू 2 डेसिमल लिखा। फर्दर सॉल्व करोगे 6.89%, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा मुझे क्या मिल गया, KD मिल गया, ठीक है। तो 6.89% इज नथिंग बट माय कॉस्ट ऑफ डेट। अब जिस तरह हम लोग ने कॉस्ट ऑफ डेट निकाला उसी तरह हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियस। तो चलो एक बार देख लो कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकला है। फिर आपका कॉस्ट ऑफ डेट स्टेप 1 लिखा, ठीक है। देन स्टेप 2 में हम लोग ने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाला यूजिंग टू डिस्काउंटिंग रेट। उसके बाद IRR स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या किया, IRR किया, और ये आपका IRR का वैल्यू आ गया 6.89 इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ डेट। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल निकालेंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। अब आप क्वेश्चन में बोला है, सामने से क्वेश्चन में बोला है कि सर जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है ना वो भी आप YTM मेथड से यूज करके निकालो। तो चलो क्या करेंगे, अभी नेट प्रोसीड, फिर डिविडेंड मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, और लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा। स्टेप 1 में यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो ईयर 0 में कितने साल का प्रेफरेंशियल पढ़ेंगे जरा, 100 पर प्रेफरेंशियल रिडीमेबल एट पार। अब यहाँ पे भी ये रिडीम पार पे हो रहा है, 5% की कूपन रेट है, 5% कूपन रेट मतलब ये क्या है, डिविडेंड रेट, ठीक है। 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट, यहाँ पे भी जो 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है ये किस पे निकलेगा, ये 110 रुपीज जो मार्केट प्राइस है उस पे निकलेगा। सेम लॉजिक जो डिबेंचर के टाइम पे अप्लाई हुआ था, मैंने नोट्स में भी लिखा है,
जो नेट प्रोसीड का कैलकुलेशन है वो सेम है एज लाइक डिबेंचर वाला इन केस ऑफ प्रेफरेंशियस, और 10 ईयर मैच्योरिटी है, तो यहाँ पे भी आएगा आंसर 0 to अच्छा 0 to नहीं 1 to 10, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 10 और ये हम लोग का ईयर हो गया। फिर हम कैश फ्लो लिखते थे, ये कैश, यही कैश फ्लो है, ये ईयर है, दिस इज नथिंग बट माई ईयर, तो इसको उठाओ यहाँ पे डालो और हम लोग का कैश फ्लो पहले आउट होगा, फिर इन होगा, फिर इन होगा, ठीक है। पहले इन्वेस्टर पैसा देगा, उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। समझा ये चीज, ठीक है। आगे लिखूं, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे उसके बाद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में नेट प्रोसीड कितना आएगा, मार्केट में प्राइस कितनी है, सेम मार्केट में प्राइस है 110 और 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो माइनस करेंगे और 2% जो लेंगे वो 110 का लेंगे, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो 110 माइनस 2% ऑफ 110, ठीक है। तो 110 2% ऑफ 110 निकालो, 110 का 2% कितना आया 2.2, तो यहाँ पे आएगा 2.2, तो 110 माइनस 2.2, तो आपका आंसर आ जाएगा 107.8। ये क्या मेरा बन गया, नेट प्रोसीड का वैल्यू बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। सर क्या प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे प्रेफरेंस डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स लेना है क्या, अरे नहीं, कभी भी याद रखना प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे नेट ऑफ टैक्स नहीं आता, वो टैक्स लगने के बाद ही आप डिविडेंड बांटते हो, क्योंकि ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आ जाएगा, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू ₹100 है, आई थिंक सो, एंड या फेस वैल्यू इज 100 एंड द कूपन रेट इज 5%, तो डायरेक्ट 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5% लगाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो एक आपका आंसर आ गया 107.8 और दूसरा आपका आंसर आ गया 5। चलो आगे लिखते हैं रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, इट इज रिडीमेबल एट पार, तो ये पार पे रिडीम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग आ जाएंगे और पार में 100 रुपीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगी। तो ये समझा आपको कैश आउटफ्लो क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो क्या हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग टू डिस्काउंटिंग फैक्टर, टू डिस्काउंटिंग रेट लेके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सर कौन से डिस्काउंटिंग रेट लेंगे, एक 3% लो, एक 5% लो, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आएगा ईयर, फिर आएगा कैश फ्लो, फिर आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 3%, फिर प्रेजेंट वैल्यू, देन डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 5%, फिर आएगा प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 0, 1 to 10 एंड 10। कैश फ्लो में क्या आएगा, इसका कैश फ्लो होगा पहले वाले का 107.8, ठीक है। पहले वाले का कैश फ्लो क्या हो गया 107.8। उसके बाद आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का हो गया, 5 का हो गया, और 100 रुपीज का आपका रिडीमेबल वैल्यू हो गया। अब निकालेंगे हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 3%, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 3% निकालना है, तो 1 डिवाइड बाय 1.03। अब ये कैसे आया सर 1.03, बताता हूँ, सब बताता हूँ, टेंशन मत लो। 1 प्लस आर किया, 1 डिवाइड बाय आर, आर किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। तो अगर आप 3 को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 3 डिवाइड बाय 100 कितना आंसर आएगा, कैलकुलेट हम लोग करके देखें, 0.03 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.03, और जब आप इसी को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 1.03। आप इसको एक बार इक्वल टू करना, जब आप इक्वल टू करोगे आप ईयर 1 पे आ जाओगे। 1 डिवाइड बाय 1.03 किया, ईयर 1 के फैक्टर पे आ गया। मुझे कौन से फैक्टर पे जाना है, मुझे 1 से लेकर 10 तक का पूरे 10 साल का फैक्टर लेना है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए जीटी यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे पहले वाले में किया था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के टाइम, वैसे यहाँ पे करेंगे। तो इक्वल मल्टीप्लाई में 2 बार प्रेस करना, और उसके बाद 9 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरा 9 टाइम का मैंने इक्वल टू प्रेस किया, मतलब मैं 10 ईयर के फैक्टर पे पहुंच गया। तो यहाँ पे मुझे 10 ईयर का फैक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 ईयर का फैक्टर 0.744 और प्रेस करूंगा GT। तो 0.0 नहीं, इसका आंसर आ रहा है 8.530 और ये तो 1 ही होगा, ठीक है। और ये आउटफ्लो है तो इसको ब्रैकेट में डाल देगा। तो वापस एक बार करके देख लेना सारी चीज़ें कि प्रॉपर हो रही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड GT 8.530, ठीक है, परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे। तो पहला मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आंसर तो यही आएगा 107.8, ठीक है। फिर आप 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 8.530, तो इसका आंसर आ रहा है 42.65, 42.65। 5 मल्टीप्लाई बाय 8530, 42.65 एंड लास्ट वन को मल्टीप्लाई करोगे तो 74.40 आएगा। चलो अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 5% का निकालना है, निकाले क्या वापस, ऐसे ऊपर सॉल्व किया है ना अभी हम लोग ने, थोड़ा दिमाग चलाओ। ये देखो सॉल्व किया ना 5, तो यही डायरेक्ट उठा के वहां पे ले लेना, ऐसे डबल मेहनत मत करना एग्जाम में। जो चीज़ें सॉल्व करते हैं ना, डेटा कहीं से टाइम बचाओ, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, फैक्टर लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये कैश फ्लो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहला वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, पहला वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 107.8 एज इट इज आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 7.723 करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 38.615, ठीक है। एंड लास्ट वन वाला आपका हो जाएगा 61.40। अब ये दोनों को टोटल करेंगे तो एनपीवी मिल जाएगा दोनों का। तो चलो ये डिलीट और ये भी होता है डिलीट, ठीक है। तो ध्यान दो, अब मुझे चाहिए एनपीवी, तो मैं निकालता हूँ एनपीवी 107.8 माइनस में प्लस 42.65 प्लस 74.4, तो ये मेरा आंसर आ गया प्लस 9.25। और इसको सॉल्व करेंगे 107.8 माइनस में प्लस 38.615 प्लस 61.40, तो ये आंसर आ गया मेरा माइनस 7.785, ठीक है। तो आंसर आ गया मेरा माइनस 7.785 और ये मेरा आंसर आ गया प्लस 9.25। एक बार वापस करके देख लेना, या फिर इसको करने का दूसरा तरीका भी है। 107.8, ठीक है, माइनस प्लस 62.74.4, राइट है। दूसरा वाला भी देख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 IRR। तो IRR के लिए फॉर्मूला लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर डिवाइड बाय NPV एट लोअर, कहाँ गया, NPV एट लोअर माइनस NPV एट हाइयर, ब्रैकेट में हाइयर रेट माइनस लोअर रेट, सारी चीज़ें लिखेंगे। लोअर रेट यहाँ क्वेश्चन में कितना है, ये जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें 3%, हायर रेट कितना है 5%, तो यहाँ पे L लिख दो और यहाँ पे H लिख दो, तो आपको रेट्स पता चल जाएगा। तो लोअर रेट इज 3% प्लस NPV एट लोअर कितना आया 9.25, तो यहाँ पे आएगा 9.25 डिवाइडेड बाय 9.25, पहले आप लोग इस पूरे को सॉल्व करोगे फिर नीचे जाओगे, माइनस 7.785 और यहाँ पे आएगा 5 माइनस 3, क्योंकि हायर रेट कितनी है मेरी 5 है, ठीक है। समझा यहाँ तक, कुछ नहीं, वैल्यूज जो भी थे सब लिख दिया मैंने। अब आगे का सॉल्व करते हैं, आगे देख लो। 3 प्लस 9.25 डिवाइडेड बाय 9.25, ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.25 प्लस 7.785, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 17.035 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो वापस कर लेते हैं 7.785, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लोग सॉल्व करोगे इसको, फिर इसको प्लस कर देना, 3 प्लस 9.25 डिवाइड बाय 17.035 मल्टीप्लाई बाय 2
आंसर आएगा 1.0859 हो रहा है, अगर आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो वो 6 हो जाएगा और ये फिर 9 हो जाएगा। चलो मैंने राउंडिंग ऑफ ही ले लेता हूँ और फाइनल आंसर आएगा 4.09। ये मेरा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। बन जा बक्सा, बन गया बक्सा। तो ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। 9.25 डिवाइड बाय 17.035 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। वेरी नाइस। तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल निकाल के बता दिया कैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल निकलता है। वो आप लोगों ने भी यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया हो, तो एक बार देखना है केपी तो देख लो, दिस वन एंड देन दिस वन, और ये अब क्या निकालेंगे सर, चलो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल निकल गया, अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सर इक्विटी निकालेंगे, इक्विटी। चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, चलो इक्विटी का डेटा पढ़ लेते हैं, इक्विटी में क्या क्या बातें बोली गई है। इसी यहीं पे क्वेश्चन है सर, यहीं पे ये लो। इक्विटी में सबसे पहला फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। इक्विटी में क्या है, फेस वैल्यू कितना है, 10 है। फिर इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का, दैट इज 24। तो हमें मार्केट प्राइस ही लेनी होती है, फेस वैल्यू से हमें कुछ लेना देना नहीं होता। और यहाँ पे बोला है फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपए का है, ठीक है। मार्केट प्राइस 24। अच्छा यहाँ पे भी देते हैं, यहाँ पे भी देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड भी बोला है, अगले साल का एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1 है, यानी ये जो 1 है ना, इट इज नथिंग बट योर D1। जब भी वर्ड एक्सपेक्टेड लिखते हैं ना, मतलब आने वाले टाइम का, अगर एक्सपेक्टेड नहीं लिखा होता तो ये प्रेजेंट पहले का टाइम का हो, तो फिर हम इसको D0 बोलते और फिर इसके अंदर हम लोग ग्रोथ ऐड करके D1 पे लेके जाते हैं। बट यहाँ पे बोल दिया एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1 है तो उसको D1 हो गया, और ग्रोथ रेट 5% की है तो ये G वाला वैल्यू। तो यहाँ पे गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का एक फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका लगेगा क्वेश्चन के हिसाब से, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस G, ठीक है। D1 क्वेश्चन में कितना है, तो देखो D1 का वैल्यू आपका 1 है और फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है 4 रुपए और मार्केट पे प्राइस है इसकी 24 रुपए, तो 1 रुपीज 24 माइनस 4 रुपीज का फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस जी कितना है क्वेश्चन में 5% है, तो इस जी को हमको डेसिमल्स में लिखना है। तो हम यहाँ पे आएंगे जी को डेसिमल्स में, 5% को डेसिमल में लिखना है तो क्या होगा 5 डिवाइड बाई 100 एंड आपका आंसर आ जाएगा 0.05। फर्दर सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाई 20 प्लस 0.05, फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 0.05 प्लस 0.05, आपका आंसर आएगा 0.10 और आप इसको बोल सकते हो 10%। समझा, एकदम क्लियर, वेरी नाइस। सर क्या इस वाले आंसर को भी हम डेसिमल्स में लिख सकते हैं, यस। इसको डेसिमल में लिखोगे तो हो जाएगा 0.0409 और आप केडी को अगर डेसिमल्स में लिखना चाहते हो तो 0.0689 हो जाएगा। सब लिख के आ जाओ, डेसिमल में लिख दो, परसेंटेज में लिख दो, एग्जामिनर को बोलो एग्जामिनर क्या चाहिए ले लो, हमको मार्क्स दे दो बस, ऐसा, ठीक है। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकल के आ चुका है, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। डन, केई तक समझा, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, क्रिस्पी, पनीर क्रिस्पी छोड़ो, क्रिस्प एंड क्लियर नहीं बोलने आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो, समझ गया ना। बस एक बार देख लेते हैं यहाँ तक हम सही है कि नहीं। 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ डेट भी देखो 6.89, सर कॉस्ट ऑफ डेट 6.89 कहाँ गया क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ डेट इज 6.89, यस वी आर राइट, यहाँ तक भी हम राइट है। उसके बाद लास्ट वाला केपी कितना आया, केपी 4.08, हाँ तो इन्होंने इसको 4.08 ही लिया, तो आप भी यहाँ पे 4.08। एक्चुअली यहाँ पे जो आंसर आ रहा था ना, ये जो डेसिमल आ रहा था ना, वो कितना आ रहा था मैं आपको बताता हूँ, 9.25 डिवाइड बाय 17.035 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो आ रहा था ना ये ऐसा आ रहा था 1.08599। तो मैंने क्या किया था 9 को यहाँ पे किया तो ये कैरी फॉरवर्ड किया 6 बन गया, फिर इसको ये कर लिया। तो कभी भी ऐसा एग्जाम में आया ना तो आप उसके सिर्फ एक डिजिट आगे जाओ, आगे वाले को इग्नोर करो, क्या करो, इग्नोर करो।
सिर्फ 8 से एक डिजिट आगे जाओ, क्या है 5। अगर 5 है ना तो आप इसको चेंज मत करो, अगर ये 6 7 8 9 जा रहा है तो चेंज करो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1.08, और इसको भी हम लोग 4.08 करें। सर अगर एग्जाम में हम लोग ने 4.09 लिखा तो क्या कुछ तकलीफ होगा? क्या कुछ नहीं होगा, एक डेसिमल का फर्क ना चलता है, मिल जाता है मार्क्स। वेरिएशन एक डेसिमल का कोई भी समझ में आता है, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं इसको करेक्ट कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका 408। ठीक है, समझा? केपी मिल गया, केडी मिल गया और हम लोग को केई मिल गया। एक बार ये तीनों को ना एक जगह पे हम लोग लिख देंगे ताकि टेंशन ही बाद में खत्म हो जाए। लेना रहे तो फटाक से उठा ले। तो क्या क्या पहले हम लोग ने लिया था वो लिख लेते हैं, और क्वेश्चन में डिटेल्स कैसे दिया है। ठीक है, तो जो जो हम लोग ने निकाला वो लिख लेते हैं, केडी, केडी, केपी, केई। ठीक है, अब केडी कितना है 6.89, केपी कितना है 4.08, 4.08% और ये 10%। ठीक है, 6.89, 4.08 और ये 10%। हाश, तो हम लोगों ने एक पड़ाव तो पार कर लिया। कौन सा पड़ाव पार कर लिया सर? एकदम सिंपल, कॉस्ट निकालने का पड़ाव। अब हमें क्या करना है, सीधा WACC लगाना है, टेबल बनाना है और WACC सीधा लगाना है। तो चलो देख लो, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ WACC बाय, मैं आपको बाय नहीं बोल रहा, यहाँ बाय लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो, बाय यूजिंग बुक वैल्यू। ठीक है, समझा? अब क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे मस्त। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, सोर्स ऑफ कैपिटल। तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, सबसे पहले लिखते थे सोर्स, फिर हम लोग लिखते थे अमाउंट, फिर हम लोग निकालते थे उसका प्रपोर्शन कि कितना उसका वेट्स है, फिर लिखते थे कॉस्ट, और फिर लिखते थे WACC, ABCD, और ये होता था ई कैसे आएगा, C मल्टीप्लाई बाय D। तो क्वेश्चन में जैसा दिया है ना वैसे ही जाना। अगर क्वेश्चन ने बोला है डिवेंचर प्रेफरेंस इक्विटी तो वही लिखो, डिवेंचर प्रेफरेंस इक्विटी। तो यहाँ पे आ जाएगा डिवेंचर, फिर आएगा आपका प्रेफरेंस, फिर आएगा आपका इक्विटी। अब पहला आप क्या यूज करें, बुक वैल्यू वेट्स। तो जो बुक का वैल्यू है वो लो, 5 लाख 5 लाख 10 लाख। तो लो यहाँ पे अमाउंट लिखो 5 लाख रुपीज, फिर अमाउंट लिखो 5 लाख रुपीज, फिर अमाउंट लिखो 10 लाख रुपीज। सर अब प्रपोर्शन निकालना है, एकदम इसी। प्रपोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, इसका टोटल कर देना। तो आपने कर दिया इसका टोटल, जब आपने टोटल किया तो ये कितना हो गया 20 लाख। अब प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग लेते थे जो भी इंडिविजुअल कैपिटल होता था उसको डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। ठीक है, बट ये सारा काम कैलसी पे करते थे। तो कैलकुलेटर लो, 5 लाख डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, 5 लाख डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। तो पहला जो हम लोग का आंसर आएगा वो आएगा 0.25। ठीक है, दूसरा भी 5 लाख डिवाइड बाय वही सेम है, तो इसका आंसर भी 0.25 ही होगा। दूसरा भी आंसर चेंज नहीं होगा, दूसरे का भी आंसर 0.25 ही होगा। तीसरा है 10 डिवाइड बाय 20, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.50। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इनको टोटल करते थे, इसका टोटलिंग 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए या 1 के आसपास आना चाहिए। तो इसका आप टोटल करोगे ना तो 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है, एकदम सिंपल। यस सर, अब क्या करेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसके लिए लिख दिया मैंने साथ में। सर अब तो अपना टाइम बचा रहे हो, हाँ हमारा क्या है, कर दिया आपने कॉपी पेस्ट मस्त में, स्मार्ट वर्क। अब क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या मिल जाएगा WACC 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.89। पहला आंसर आ रहा है 1.7225। यहाँ पे पूरा लिखना, बाद में ऐड कर देना। 0.25, 4.08, 1.02, और इसका क्या परसेंटेज लगाना। ठीक है, क्योंकि आप लोग कैलसी पे परसेंटेज प्रेस नहीं करो, अगर आप लोग कैलसी पे परसेंटेज प्रेस करोगे ना तो इसका आंसर डेसिमल्स में आने लगेगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका आंसर आएगा 5%। अब क्या करो, तीनों को ऐड करो, 1.7225 प्लस 1.02 प्लस 5%, तो आपका आंसर आएगा पहले का 7.7425% और 7.74% और
अप टू डेसिमल तक लिख दिया, और अगर इसको आपको इन डेसिमल बनाना तो 0.0774। सर एग्जाम में कैसे तीनों लिख के आना है क्या? यस, तीनों लिखो, बिंदास लिखो। एग्जामिनर क्या करता है पता है? वो देखता है, अरे ये अगर एग्जामिनर के आंसर शीट में ये वाला आंसर है तो वो देखेगा आपके WSCC में बुक वैल्यू में जाएगा और देखेगा कहाँ है ये, कहाँ, अरे मिल गया, टिक मारेगा और आपको मार्क्स दे देगा। फिर उसके बाद ये वाला अगर उसको आपने ये लिख दिया ना 7.74%, और अगर मान लो गलती से भी एग्जामिनर के वो मटेरियल में नहीं है 7.74%, तो देर इज अ हाई चांसेस कि आपको मार्क्स ना मिले। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ क्यों रिस्क लेना, ये लिखने में कितना ही टाइम लगेगा, 2 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा लिख दो ना, लिख दो बिंदास। ठीक है, ये निकल गया आपका यूजिंग बुक वैल्यू। अब हम लोग जाएंगे यूजिंग मार्केट वैल्यू में। तो चलो मार्केट वैल्यू में जाते हैं। मार्केट वैल्यू में जाने से पहले क्या करना, सबसे पहले आप मार्केट वैल्यू की वैल्यू निकाल लेना सबकी। तो फॉर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ WACC बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू। तो आप सबसे पहले क्या करो, सबका मार्केट वैल्यू निकाल लो। डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल है, नंबर ऑफ जो भी इनके नंबर्स रहेंगे वो आप ले लेना, जो भी इसका नंबर होगा वो ले लेना, और मल्टीप्लाई बाय जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है, रेट मतलब मार्केट प्राइस। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार नंबर देख लेते हैं इसके कितने नंबर है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर दिया है, क्या निकालना पड़ेगा आपको, 5 लाख का अमाउंट है, 100 रुपीज पर डिबेंचर की फेस वैल्यू है, तो 5 लाख डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर आएगा डिबेंचर कितने आपके पास 5000। तो ये कैसे आया नंबर में वो भी लिख देता हूँ अगर आपको चाहिए तो रेफरेंस के लिए। 5 लाख डिवाइडेड बाय ₹100, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। ठीक है, ये 5000 क्या हो गया आपका नंबर ऑफ डिबेंचर। फिर प्रेफरेंशियल 5 लाख का अमाउंट है, ये भी सेम ही है, यहाँ पे भी 5000 ही आएगा, तो ₹5 लाख डिवाइड बाय ₹100, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 नंबर ऑफ डिबेंचर। इक्विटी शेयर देख लो, 10 लाख का अमाउंट है, 10 रुपीज इसकी फेस वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹10 लाख का अमाउंट डिवाइड बाय 10 रुपीज फेस वैल्यू, तो 10 लाख का अमाउंट डिवाइड बाय 10, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए आपके 1 लाख। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन से जो भी मार्केट प्राइस है वो लिख देंगे। डिबेंचर की 105 है, 110 है और 124 है, तो डिबेंचर की 105 फिर 110 और 24। अब क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू निकालना है। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, लिख देना है। ठीक है, तो लिख करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 105, तो यहाँ पे आपका डिबेंचर का वैल्यू हो जाएगा 5,25,000। देन प्रेफरेंस शेयर्स का 5000 मल्टीप्लाई बाय 1110, इसका आंसर हो जाएगा 5,50,000। एंड थर्ड वन इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 24, इसका आंसर आएगा 24 लाख। चलो, तो आपको मार्केट वैल्यू निकल गई, एकदम सिंपल। यस, अब क्या करेंगे हम लोग, अब वेट्स निकाल लेते हैं, WACC फाइंड आउट करते हैं। तो WACC फाइंड आउट करने के लिए सेम टेबल बनाएंगे एकदम मस्त मक्खन तरीके से। तो देखो, पहले आपका आएगा सोर्स, फिर आएगा अमाउंट, फिर आएगा प्रपोर्शन या फिर वेट्स, तो जो भी आप प्रपोर्शन बोलते हो वेट्स बोलते हो वो, फिर आएगा कॉस्ट और फिर आएगा आपका WACC। तो सोर्स में आ गया डिबेंचर, फिर आ गया प्रेफरेंस और फिर आ गया इक्विटी। जो WACC निकाल रहे हो वो कैसे निकाल रहे हो, मार्केट वैल्यू का यूज करके निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू लेनी है आपको, यहाँ पे जो भी आएगी। ठीक है, ले लिया मैंने, हाँ मस्त, पहले ले लिया, आपने अमाउंट लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे सबका, 5,25,000 प्लस 5,50,000 प्लस 24 लाख, आंसर आ रहा है 34,75,000। ठीक है, एक बार वापस कर लेना चाहिए था, 5,25,000
5,50,000 प्लस 34,75,000। अब क्या करोगे, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, एकदम सिंपल, जो भी इंडिविजुअल कैपिटल आएगा वो डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। ठीक है, तो कैलकुलेटर लेना। डिबेंचर के केस में 5,25,000 डिवाइड बाय 34,75,000, तो आपका आंसर आ रहा है, और इसको मैंने अप टू 3 डेसिमल्स तक लेना है, 0.151। ठीक है, ये हो गया आपका डेट का। फिर आप आओगे डिबेंचर पे, 5 लाख, ये आपका डेट हो गया प्रेफरेंशियल, 5,50,000 अमाउंट एंड टोटल अमाउंट इज 34,75,000। ये आपका अप टू 3 डेसिमल आ रहा है 0.158। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 24 लाख डिवाइड बाय 3475, ये आंसर आ रहा है 0.69। अपना 0.6906 है, तो वो 6 को ना यहाँ पे ले लेना, राउंडिंग ऑफ करना, तो ये हो जाएगा 0.691। अब क्या करेंगे, सबका टोटल एक बार करके देखना, एग्जाम में हमेशा टोटल करना। यहाँ पे 691, कितना आंसर आया 1, तो मतलब आपने जो वेट्स निकाला वो राइट है। अगर इसका आंसर 1 या 1.0011, 1.002 या फिर ऐसे -0.0999 ऐसे कुछ नहीं आना ना, आपका आंसर पूरा गलत है। 0.99 भी नहीं आना चाहिए, 0.1.01 भी नहीं आना चाहिए, सुन लो, 0.99 भी नहीं आना चाहिए, 0.011 भी नहीं आना चाहिए। हाँ, 0.99 भी आया मतलब ये भी चलेगा 0.99 तक, बट थोड़ा खींचा आना चाहिए ऐसा। तो यहाँ तक समझ गया। अब कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ये रहा कॉस्ट, कॉपी पेस्ट, देखा। अब क्या करेंगे, सिंपल, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 0.151 मल्टीप्लाई बाय 6.89, तो इसका आंसर आएगा पहले वाले का 1.04039%। देन दूसरा आएगा 0.158 मल्टीप्लाई बाय 4.08, इसका आंसर आएगा 0.64464 एंड 0691 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 6.9। सबको प्लस कर देना, फिर अप टू 2 डेसिमल तक लेके आ जाना, 4039 प्लस 0.64464 प्लस 6.91, तो इसका फाइनल आंसर आया 8.59503, और आप इसको 8.59% बोल लो, या फिर और डेसिमल करोगे तो 0.0859 कर लो। ठीक है, तो ये था आपका मार्केट वैल्यू का डेट, मार्केट वैल्यू का WACC। एक बार आंसर देख लेते हैं। सो 0.07743, 0.07743, 0.0774, ठीक है, आगे यहाँ तक मेरे आंसर राइट है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये भी डेसिमल में लिखा है, ये भी डेसिमल में लिखा है, तो दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर लाया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। एंड बाद वाला आंसर है 0.0859, तो देखो 0.0859, 0.0859, तो अपना आंसर मैच हो गया। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में क्या करना है आपको, ये डेसिमल में भी आंसर लिख के आना है, हमेशा याद रखना, डेसिमल में भी आंसर लिख के आना, WACC में परसेंटेज में भी आंसर निकालना और डेसिमल में भी आंसर निकालना, दोनों में आंसर लिख के आना, प्लीज भूलना मत। ठीक है, तो आपका आंसर मैच हो गया। एक बार चाहिए तो हम लोग ने यहाँ तक देखा था, ये देख लो बुक वैल्यू एंड ये मार्केट वैल्यू। ठीक है, डन। तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 17 हो गया खत्म। ठीक है, ये 17 वाला जो इलस्ट्रेशन है दैट इज डन। अब आपके कंसेप्ट में एक ही चीज बचता है, वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वाला टॉपिक। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक चीज बचता है, और जैसे आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म होगा, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट प्लस इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर आपका बचेगा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पीछे जो क्वेश्चन के अंदर दिए, मॉड्यूल के अंदर दिए, वो करने होंगे, एंड जो पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर है वो देखेंगे, बट वो देखेंगे बाद में, जब पूरा एक बार सिलेबस हो जाएगा तो हमको पूरी पकड़ हो जाएगी, फिर पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर अच्छे से होने लगेंगे, सॉल्व होने लगेंगे। तो यहाँ तक के लिए अब तक डन। अगर आप लोगों ने मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, या फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, लाइक कर दो वीडियो को, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो
इसी तरह चलते रहो। जो भी नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ये जो सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओपन करोगे वहां पे दिखेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन एंड दैट्स ऑल एंड ठीक है, सी ए कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर। पिक्चर अभी बाकी